हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाले सर। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे यहाँ चल रहा था, जिसका कि लास्ट वीडियो बार है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग बॉन्डिंग सीख रहे थे ना। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था वीबीटी के बारे में। अब जो लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन है वो है आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1 घंटे के आसपास का लेक्चर होने वाला है, और इसके बाद एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि कंप्लीट एक ही लेक्चर में यानी सिंगल शॉट में हम मोल कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां से बटोरेंगे। तो अभी बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एनसीईआरटी लिखती है, नंबर 1, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। तो इस क्रिस्टल वर्ड से आप समझ जाएं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, विच कंसिडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक। जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बना हुआ है वो नेचर वाइज कैसे है जी, आयोनिक है। ऐसा इस सीएफटी का कहना है। टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ऐसा सीएफटी बोलती है। ओरिजिनली ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिखकर दिया गया है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड नेचर वाइज आयोनिक है, अराइजेस और अराइजिंग प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। ठीक होगी बात। नंबर 2, लिगेंड्स आर ट्रीटेड। नंबर 2, लिगेंड्स को कैसे ट्रीट किया गया। नंबर 1, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अगर वो आयोनिक हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इन केस ऑफ एनाइंस, अगर ये एनाइंस हो, ठीक है, उसके बाद इनको डाइपोल कंसीडर किया जाएगा अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। अगर ये आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मतलब है वाटर हो, अमोनिया हो, ठीक होगी बात। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तीसरी बात बोल रहा है कि कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन है, उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ऑल द डी ऑर्बिटल्स ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी, जिसको आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते आए हो, जिनको आप स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते आए हो, दे आर डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब आपको पहले भी बताया था मैंने। डी जनरेट का मतलब है सेम एनर्जी। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन है, इनको डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव द सिमिलर एनर्जी, जिसको आप लोगों ने बोल दिया डी जनरेट ऑर्बिटल्स। चलिए आगे देखते हैं 4th नंबर पे क्या लिखा जा रहा है। देखो इसमें 4th नंबर पे लिखा जा रहा है कि ये डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी, ये डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी, ये डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी अगर हमारा जो सीएमआई है, दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इस सीएमआई को सराउंड कर दे, सराउंड्स द सीएमआई। तो डीजेनरेसी में कोई भी पंगा होने वाला नहीं है, डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी। दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड द मेटल और एटम और आयन। तो पहली बात, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है।
मेटल लिगेंड में आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं। लिगेंड अगर एनायन हो तो पॉइंट चार्ज बोलना है, डाइपोल हो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डाइपोल बोलना है। आइसोलेटेड गैसियस एटम में जितने डी ऑर्बिटल हैं बराबर एनर्जी के, उसको डीजेनरेट बोलना है। ये डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी अगर हमारे पास कोई नेगेटिवली चार्ज्ड या कोई लिगेंड खुद स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स असिमेट्रिकल। जब मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, जब मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो इसका जो डीजेनरेट या डीजेनरेसी है वो इस वोटर की वजह से क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड, अगर हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड अराउंड द डीजेनरेट ऑर्बिटल हो तो इसकी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है। लेकिन यही नेगेटिव फील्ड, however when this negative field is due to ligand, या वाटर हो, अमोनिया हो, क्लोराइड हो, कुछ भी हो, either at anions or negative ends of dipolar molecules like water और अमोनिया, तो क्या होगा, इन अ कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स असिमेट्रिकल। तो ये हमारी डीजेनरेसी असिमेट्रिकल हो जाएगी। क्या हो जाएगा जी, अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल हो जाएगा। असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल होने वाला है। इट रिजल्ट्स, इससे क्या होएगा, डीजेनरेसी डिस्टर्ब हुई, इट रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इससे डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्प्लिट होना शुरू होंगे, स्प्लिटिंग होगी। ठीक है जी। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। अब हम यूं समझें कि मेरे पास ये डी ऑर्बिटल था, ठीक है जी, ये सारे के सारे डीजेनरेट थे, लीगेंड ने इसको अप्रोच किया, तो लीगेंड ने जैसे ही इसको अप्रोच किया इनका स्प्लिटिंग होना शुरू हो गया, इनका हमारे पास स्प्लिटिंग होना शुरू हो गया, इनका हमारे पास स्प्लिटिंग होना शुरू हो गया, और स्प्लिटिंग से ये टुकड़े टुकड़े होगा, और उस टुकड़ों में क्या होने वाला है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में डिपेंड करता है। दूसरी बात, द पैटर्न क्या होगा, इसका पैटर्न क्या है, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। जो हमारे पास इस स्प्लिटिंग का पैटर्न होगा वो डिपेंड किस पे कर रहा होगा, डिपेंड्स ऑन द, जो सामने से लीगेंड आए, मतलब क्रिस्टल फील्ड कैसा डेवलप किया है। पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सामने से लीगेंड आ रहा है। ओके, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। लेट अस एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल फील्ड हमें समझाया जा रहा है वो हमें समझाया जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। इतनी बात समझ में आ रही है। एक CMI है, ठीक हो गया। दूसरा उसके पास डी ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। डी ऑर्बिटल पांचों के पांचों बराबर लेवल पे है, ठीक हो गया। लीगेंड अप्रोच करेगा, इनकी स्प्लिटिंग होगी। वो स्प्लिटिंग का पैटर्न डिपेंड करेगा कि क्रिस्टल फील्ड कैसा है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को समझाना शुरू कर रही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद 6 लिगेंड्स सराउंडिंग द CMI। CMI को 6 लिगेंड सराउंड करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन को 6 लिगेंड सराउंड करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी। There will be repulsion between the electrons in metal d orbitals and the electrons of ligand। अब होगा क्या, इसके d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d ऑर्बिटल, इस लीगेंड का खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन लगना स्टार्ट होगा। और वैसे भी रूल ऑफ केमिस्ट्री, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हम समझने जा रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल एंटिटी है, 6 लिगेंड सराउंड करेंगे CMI को। देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल d ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड। सारा कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं जी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। सच अ रिपल्शन is more when the metal d orbital is directed towards the ligand,
व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड। बात को समझते हैं इसको हम लोग। देखो ये जो रिपल्शन है ना, ये डिपेंड कर रहा होगा, रिपल्शन डिपेंड कर रहा होगा किस चीज पर डिपेंड कर रहा होगा कि जो लीगेंड अप्रोच कर रहा है, वर्डिंग सुनना, जो लीगेंड अप्रोच कर रहा है, क्लियर, वहां रिपल्शन ज्यादा होएगा जहां हमें एग्जैक्टली लीगेंड्स को अप्रोच करवाना है, जैसे 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर आपके पास 90 डिग्री पर आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक तो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा ऑर्बिटल आपके पास है डी जेड स्क्वायर। ठीक होगी बात? तो वर्डिंग सुन ले। सच अ रिपल्शन इज मोर, ठीक हो गया, व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लिगेंड देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड। तो जब लिगेंड 90 डिग्री पर आएगा और 90 डिग्री पर ये दोनों ऑर्बिटल ऑलरेडी हैं, अब ये लेस रिपल्शन होएगा लिगेंड का। कहां के कंपैरिजन में? जब लिगेंड अप्रोच करेगा उन ऑर्बिटल्स पर। ये तो 90 डिग्री वाले, इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड पर। ये तीन ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस है। Such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand than when it is away from the ligand। जब ये ligand हमारे एक्सिस से दूर है, thus the d x square minus y square, ठीक होगी बात, d z square डन हो गया, which point towards the axis along the direction of ligand will experience more repulsion, ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, and will be raises in energy, ये एनर्जी में बढ़ जाएंगे, रेजेस इन एनर्जी, ये एनर्जी में कंपेरेटिवली बढ़ने वाले हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसी बात को आगे बढ़ाएं डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड की, तो ये एनर्जी में कंपेरेटिवली घटने वाले हैं। सच रिपल्शन इज मोर जब ये केस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का, विच पॉइंट टूवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड विल बी रेज्ड इन एनर्जी, ये एनर्जी में बढ़ जाएंगे, तभी मैंने इनको अपर साइड में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस 5 डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करवा दूं, इन 5 डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करवा दूं, तो मेरे पास दो एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे, दो एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे। तो आगे क्या लिखा गया? Thus the dx square minus y square dz square orbital which point towards the axis along the direction of ligand will experience more repulsion and will be raised in energy, and the dxy, yz, xz orbitals which are directed between the axis, okay, will be lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field। spherical crystal field में जो एनर्जी हमारे पास स्क्वायर वालों की है वो ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा रिपेल हो रहे हैं, और जो हमारे पास इन बिटवीन एक्सिस है वो कम रिपल्शन फील कर रहे हैं। तो इससे आगे एनसीईआरटी लिखती है, thus the degeneracy of d orbital has been removed due to ligand electron metal electron repulsion। क्लियर है? मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे वो आयनिक है, क्लियर, इसके इलेक्ट्रॉन्स का और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जब रिपल्शन हुआ तो डिजेनरेसी गायब हो गई है इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस टू यील्ड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, T2G सेट बोलेंगे, एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी, उसको EG सेट बोलेंगे। दिस स्प्लिटिंग ऑफ द degenerates orbital due to the presence of ligand in a definite geometry is termed as crystal field splitting, and energy separation is denoted by delta naught, the subscript O denoted the octahedral, thus the energy of 2 EG orbital will increased by, वो मैं आपको पहले बोर्ड पर समझा देता हूं कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। लो जी, ये 5 ऑर्बिटल हो गए, स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग के बाद जिन पर रिपल्शन ज्यादा लगा, ठीक है जी, जिन पर रिपल्शन ज्यादा लगा वो EG ऑर्बिटल्स हैं, EG ऑर्बिटल्स हैं, और यहां हमारे पास T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये DXY है,
डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है। एवरेज के कंपैरिजन में जो हमारा बारी सेंटर बोलते हैं इसको हम लोग, BARICENTER, इसके कंपैरिजन में अब हर ऑर्बिटल को अगर हम लोग एक, ये पूरा की पूरा सबशेल है, हर ऑर्बिटल को 1/5, बिकॉज 1D सबशेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स, तो हमारे पास 3 के सेट की एनर्जी 3/5 से और 2 के सेट की एनर्जी 2/5 से, समी किया 1/5 1/5 का और 1/5 का 3 बार। तो जितना हमारे पास T2G का लॉस है वो हमारे EG का गेन है, और जो हमारे T2G के कंपैरिजन में EG का गेन है वो T2G का लॉस है। तो प्लस 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसको बोलते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इतनी बात अगर आपके दिमाग में एंटर मारी तो एनसीईआरटी की टर्म्स को वापस बोला जा सकता है। ये उसने BARY लिखा है और कुछ बुक्स में BARI लिखा रहता है, बेरी सेंटर बोलते हैं इसको। ये कम एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी 2/5 से डिक्रीज कर गई है, ज्यादा एनर्जी 3/5 डेल्टा ऑक्टाइड से बढ़ गई है। पहले सिमेट्रिकल हुआ करता था, फ्री मेटल में ये बराबर लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको लीगेंड का अप्रोच दिलवाया एनर्जी बढ़ गई, देन आफ्टर स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद वर्ड्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, ये जो डेल्टा ओ है, ओ इंडिकेट्स द ऑक्टाहेड्रल, ओ इंडिकेट्स द ऑक्टाहेड्रल, ठीक होगी बात। दस द एनर्जी ऑफ 2 EG ऑर्बिटल विल इंक्रीज्ड बाय, ये इंक्रीज्ड बाय 3/5 और दूसरा वाला डिक्रीज्ड बाय 2/5 आपके सामने दिख रहा है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ डिपेंड्स ऑन, अब हमें डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की डिपेंडेंसी चेक करनी है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की डिपेंडेंसी चेक करनी है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डिपेंड किस पे कर रहा है। डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। सबसे पहले यहां मुझे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करनी है, फिर मुझे चार्ज ऑफ CMI की बात करनी है, चार्ज ऑफ CMI की बात करनी है। सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड, इन विच केस द स्प्लिटिंग विल बी लार्ज वेरीज, other produces weak field and consequently results in small splitting of d orbital। अब जो इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, इसकी जो वैल्यू है CFSC की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, ये बड़ा होएगा कि छोटा होएगा, ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड पे। अगर लीगेंड की स्ट्रेंथ जबरदस्त है, लीगेंड की स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, कार्बन डोनर्स अच्छे बेस है, नाइट्रोजन डोनर्स, नाइट्रोजन के लोन पे डोनर्स या नेगेटिव डोनर पुअर बेस है, और उसके बाद O है, फिर हमारे हेलाइड्स है। तो ऐसा इनऑर्गेनिक की अच्छी बुक्स में लिखा जाता है कि अगर आपके पास CH3- इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ दिखे, NH2- दिखे, हाइड्रोक्साइड दिखे और हेलाइड में फ्लोराइड दिखे, तो सबसे अच्छा लीगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन होने वाला है। इसी को टारगेट करके हमारे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ, एंड चार्ज ऑन CMI, चार्ज ऑन CMI। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो इसको ज्यादा स्प्लिट करेंगे, कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो इसको कम स्प्लिट करेंगे, रिजल्ट्स इन स्मॉल स्प्लिटिंग। इन जनरल लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन सीरीज, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। मैं इसके लिए बोलता हूं, इस बार स्टूडेंट्स क्लास से फ्री हुए, IBR, SCNCl, सल्फाइड फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इस बार स्टूडेंट क्लास से फ्री हुए, इस बार स्टूडेंट्स क्लास से फ्री हुए, इस बार स्टूडेंट्स क्लास से फ्री हुए, इस बार स्टूडेंट्स क्लास से फ्री हुए। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास है ऑक्सिलेट वाटर इन, ऑक्सिलेट वाटर इन
नाइट्रोजन डोनर आ गया। ऑक्सिलेट वाटर इन थायोसाइनेट, ऑक्सिलेट वाटर इन कर दिया इसको, इन ईडीटीए, ऑक्सिलेट वाटर ईडीटीए। इस बार स्टूडेंट क्लास से फ्री हुए ऑक्सिलेट एंड वाटर इन 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 द ईडीटीए। उसके बाद 4 बचते हैं आपके पास, उसमें 2 नाइट्रोजन वाले और 2 हमारे पास कार्बन वाले। 2 नाइट्रोजन वालों में हमारे पास अमोनिया जो कि एक अच्छा लिगेंड माना जाता है, फिर इथाइलिन डाइमाइन है, इसको भी ठीक ठाक लिगेंड माना जाता है। देन हमारा धांसू वाला लिगेंड साइनाइड है, और जिसपे खुद सीएफटी में कंट्रोवर्सी है वो कार्बोनिल है। ठीक होगी बात। एनी साइनाइड सीओ, एनी साइनाइड सीओ, क्लियर है। एन ई फॉर इथाइलिन डाइमाइन हो जाएगा, एन ई अमोनिया, ई एन ई, क्लियर। CnCO। तो कुल मिलाकर इस बार स्टूडेंट क्लास से फ्री हुए ऑक्सिलेट वाटर इन ईडीटीए, CnCO। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है जी। फिर एनसीईआरटी लिखती है, जो अभी हमने इस बार स्टूडेंट क्लास से फ्री हुए का फंडामेंटल सीखा था, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। It is an experimentally determined series based on the absorption of light by the complexes with different ligand। 2022 का एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने कलर के पर्सपेक्टिव में ये पूछा हुआ था कि मेरे पास जो लिगेंड्स हैं, जो मेरे पास लिगेंड्स हैं उनमें से वीक लिगेंड, मैंने कहा जी स्प्लिटिंग कम करेगा, ये स्प्लिटिंग कम करेगा। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। ठीक होगी बात। तो अगर उस फंडामेंटल को आप यहां से और एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा सा गौर से पढ़कर गए होते तो 2022 का क्वेश्चन वो आपसे अटेम्प्ट हो जाना था। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस भी, काम कर रहे हैं हम लगातार। अब बस लेक्चर सुनते रहिए और इससे आप थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएंगे। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड्स पे बेस्ड है। लेट अस असाइन इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब उसने कहा जी अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से, वीक लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन D1 बनाना है, D2 बनाना है, D3 बनाना है। तो हम अगर यहां स्प्लिटिंग को कुछ ऐसे लिखकर बैठे हुए, यहां मुझे D1 लिखना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग। मान लो ये बड़ा भी हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही भरना है ना। तो D1, D2, D3 में ये जो मेरे पास EG ऑर्बिटल्स हैं ये ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। तो आप बिंदास बोल सकते हो कि D1, D2, D3 जब भी हो तो जो हाइब्रिड स्टेट है, जो हाइब्रिड स्टेट है वो ऑलवेज D2sp3 होगी। बच्चों को ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 में से कोई भी दे देता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन 3 में से कुछ भी उठाना पड़ेगा हम लोगों को। तो मान लेते हैं हम स्कैंडियम टाइटेनियम में से टाइटेनियम 1 उठा लेते हैं। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 3D, ये 4s2 है, स्कैंडियम ये 2 है। तो जैसे आप स्कैंडियम का +1 बनाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, +2 बनाएंगे ये उड़ जाएगा, +3 बनाएंगे इसमें से। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके दिमाग में रहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से, पीरियोडिक टेबल से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा देंगे तो आपके पास 3D2 रहेगा। थोड़ा सा टिक कर सुन लेना मेरी बात को। हुआ क्या, स्प्लिटिंग हुई, हाँ ठीक है। स्प्लिटिंग के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भर गए, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये EG ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। उसके आगे 4s अवेलेबल है, उसके आगे 4p अवेलेबल है। ठीक होगी बात। तो होगा क्या, ये 2 ऑर्बिटल्स प्लस दिस वन एज वेल एज दीज 3 है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ केमिस्ट्री बोलता है कि अगर मेरे पास जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो लोन पे डोनर्स होंगे, लोन पे डोनर्स को ऑलवेज एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होगा। और एम्प्टी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 जितने चाहिए, 6 चाहिए हमें। तो हम नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी के
ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवा लेंगे। जब ये 6 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो आप मेरी हाइब्रेशन की लाइनें याद रखो। क्या बोलता था मैं, जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे। मिक्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे। और इनके सबके नाम भी है, D2sp3 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 होएगा। खाली पड़े हुए हैं, यहां आकर लीगेंड अपना लोन पेयर इनको डोनेट कर देंगे, तो इसकी जो हाइब्रिड स्टेट है वो बनेगी D2sp3। अब एक जो अच्छा वर्ड इसने लिखा है एनसीईआरटी ने, जो कि वीबीटी में भी लिखा हुआ था, अगर हमारे पास ऑर्बिटल n-1d वाले यूज हो रहे हो, n-1d, ऐसे कैसे पता चला भाई साहब, ये कौन है 4s4p, ये कौन है n-1d, तो 4s4p n-1d 4s4p n-1d 4s4p n-1d, तो ये लोअर लोअर ऑर्बिटल यूज हुए हैं। वीबीटी में भी लाइनें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक बार लाइनें पे चलते हैं इस पे। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लिगेंड्स। Let us assign electrons in the d orbital of metal and in octahedral coordination entities. The single d electrons occupies one of the lower, ठीक हो गया, T2g orbital, in D2 वापिस लोअर, in D3 वापिस लोअर। The d orbitals occupy the T2g orbital singly in accordance with the Hund's rule। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको टाइटेनियम +2 समझा दिया। सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कहीं चूक हो गई तो फिर गए काम से। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख दिया जी D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1। ओके, जब D1 D2 D3 में से कोई कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो सीधा सीधा आंसर लिख कर आओ, सर ये तो ना D2sp3 हाइब्रिड है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रिस्पेक्टिवली है और ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं, बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिज्म। Unpaired electrons are responsible for the paramagnetism. Unpaired electrons are responsible for the paramagnetism। ठीक है जी। द D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करना शुरू करें कि D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाएगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन देखो जी, मुझे अब D4 कॉन्फ़िगरेशन भरना है। द D4 आयंस टू पॉसिबल पैटर्न, बिल्कुल ठीक है जी। अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम हुई है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, वीक लिगेंड स्प्लिटिंग कम हुई है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, वीक लिगेंड स्प्लिटिंग कम हुई है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3, तो इनके बीच का एनर्जी गैप कम है। छोटे बच्चे को अगर हमें एनर्जी कम है उसके अंदर सीढ़ी चढ़ानी हो, ठीक है ना, तो गैप कम कर दो सीढ़ी चढ़ जाए, गैप बड़ा कर दो तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, वो स्टेयर नहीं चढ़ पाएगा। तो यहां गैप कम था तो स्टेयर चढ़ गया, यहां गैप ज्यादा था तो वो बच्चा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाएगा। तो इसने कहा है जी, टू पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस arises। नंबर 1, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड ईदर एंटर द T2g लेवल and pair with an existing electron। ठीक होगी बात। It could avoid pairing the price of the pairing energy by occupying the EG level। EG level को occupy कर ले। Which of these possibilities occurs depends on the relative magnitude of crystal field splitting delta O and pairing energy P। अब सुनो, डेल्टा O कम है, कम, अरे कम तो है, इसकी लंबाई ज्यादा, अरे किससे ज्यादा है, किसी छोटे बच्चे से। उस बंदे की लंबाई बहुत कम है, कम किससे है भाई, खली से। तो जब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम है तो किससे कम है, पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है, अरे किससे ज्यादा है भाई, पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होना, पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम होना, यही लिखा गया। विच ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज अकर्स डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ एंड द पेयरिंग एनर्जी पी। P represents the energy required for electron pairing in a single orbital। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, भाई सिंपल सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जब भी आप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जब भी आप एक दूसरे के पास करने की कोशिश करोगे, दैट डिमांड्स द एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। द टू ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम हो गया, the fourth electron enters one of the EG orbital, पहला वाला T2g3 EG1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, T2g3 EG1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया।
ठीक है। लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा ऑक्टेहेड्रल लेस आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड, इनको वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस आप बोल देते हो। और स्पिन्स आर हाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोल देते हो। स्पिन्स आर हाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। दूसरे में डेल्टा ऑक्टेहेड्रल ज्यादा हो गया। इट बिकम्स मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई अ T2G orbital with configuration T2G4 Eg0। ठीक होगी बात। Ligands will produce the effect are known as a strong field ligand, strong field ligand, और spins are less unpaired, तो इसको spin pair, pairing हो गई है। spin pair, low spin complexes, ठीक है जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी आप बोल रहे हो। D4 से D7 की कैलकुलेशन पे जाना है तो लो जी, हमारे लालू जी आ गए। जब D5 करोगे तो लो, फिर D5 यहां ऐसा हो जाएगा। D6 करोगे, D6 ऐसा हो जाएगा। D6 किसी का भी, मान लीजिए आप आयरन +2 की बात कर रहे हैं। आयरन +2 के साथ आपने वोटर के 6 लीगेंड जोड़ दिए और इधर आपने अमोनिया जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ दिया। तो जब हम इस केस में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट होगा। जब इस केस में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 सेलेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 सेलेक्ट होगा। इस केस में हमारे sp3 D2 हाइब्रिडेशन के चांस बनेंगे। इस केस में अभी भी हमारा n-1d दो एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो ये D2sp3 बनेगा। ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस है। तो बस ऐसी गेम चलता रहना है। क्लियर, प्रॉपरली नजर बना के रखो। कैलकुलेशन में D4 D3 D4 D5 D6 D7 के कॉन्फ़िगरेशन की बात मैंने आपसे की है। अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग सीख सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग सीख सकते हैं। जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो शेप आपको पता है 109.28 डिग्री पर एंगल आने से बनेगा। अब लीगेंड 90 डिग्री पर अप्रोच नहीं कर रहे, लीगेंड की अप्रोच 90 डिग्री पर नहीं हो रही है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल तो बना नहीं रहे। तो इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड। वही सेम स्टोरी आपने बोलनी है। ये 5 डी ऑर्बिटल थे, स्फेरिकली सिमेट्रिकल थे, थोड़ा सा गुस्सा आया इनको, लिगेंड की अप्रोच करने से एनर्जी बढ़ गई, जैसा कि एनसीईआरटी हमें शो करती। देन आफ्टर ये टूट गए, स्प्लिट हो गए। जो इन्वर्टेड वर्ड डाला हुआ है वहां 3 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ आ गए। देखो एक बात आपको बता दूं, डी ऑर्बिटल इटसेल्फ जीरेड है। क्लियर ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक होगी बात। पी ऑर्बिटल इटसेल्फ जीरेड नहीं है। जीरेड का मतलब सिमेट्रिकल होता है, जर्मन वर्ड होता है। जीरेड अनजीरेड। तो लेकिन अब जो बात मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी भी लिखती है। इन्वर्टेड होने का मतलब तो आप समझ ही गए, ये बेरी सेंटर है। एनसीईआरटी के वर्ड्स देखे तो BARYCENTER, ठीक हो गया। बुक्स में BARI भी लिखा हुआ है, बोधर मत करें। इनको आपने बोल दिया जी ये नाम नहीं बदलेगा, ग्रुप तो ग्रुप ही है, तो इसको हमने बोलना शुरू कर दिया T2 और इसको हमने बोलना शुरू कर दिया E। अब जो G वर्ड है वो मिसिंग है यहां से, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बोधर था नहीं। क्यों नहीं, मैं बताता हूं भी आपको। डी ऑर्बिटल के लिए जीरेड लगता है, डी ऑर्बिटल के लिए, वो कोई गलत बात नहीं है, वो तो ठीक है। In tetrahedral coordination entities formation, the d orbital splitting is inverted and in smaller as compared to octahedral। भाई साहब जहां 6 लिगेंड रिपेल करेंगे, रिपल्शन ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा, या फिर 6 लिगेंड, वो हमेशा 4 लिगेंड से ज्यादा होगा। तो डेल्टा जो टेट्राहेड्रल है वो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से हमेशा कम ही मिलने वाला है, is inverted and the smaller as compared to the octahedral field splitting for the same metal, the same ligand, metal ligand distance आपको क्या मिलेगी, always कम मिलेगी। it can be shown कैसे, डेल्टा टेट्राहेड्रल कम में है जी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/4 के साथ।
2.25 के साथ, देन डेल्टा टेट्राहेड्रल डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बराबर आ जाएगी। ठीक होगी बात। इट कैन बी शोन एज डेल्टा टेट्राहेड्रल 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। Consequently, the orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing, pairing, and therefore low spin configurations are rarely observed. बड़ी अच्छी लाइन है, ध्यान से सुन लेना। वापिस सुनो। It can be shown, ये हो गया हमारे पास, ये कम था ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। तो वर्डिंग क्या है? द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज। टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग की एनर्जीज हैं वो ज्यादा लार्ज नहीं है, नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग। अगर मैं स्प्लिटिंग को लेके बैठा हूं 1 2 3 4 जाने की बजाय 1 2 3 4, वापिस सुनना वर्डिंग को, क्या लिखा उसने? कॉन्सिक्वेंटली द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। 1 2, वो कहते हैं एनर्जी ज्यादा, उसने कहा एनर्जी ज्यादा नहीं है, एनर्जी ज्यादा नहीं है। दैट्स व्हाई 1 2 3 4 1 2 3 4 डी कॉन्फ़िगरेशंस हो, टेट्राहेड्रल हो, तो वहां हमें जनरली कॉम्प्लेक्सेस जो मिलते हैं उसमें अनपेयर्ड ज्यादा मिलते हैं, उन्हें फोर्सफुली पेयरिंग कराने के चांसेस कम होते हैं। तो ये लाइन बड़ी खतरनाक लाइन है, सुनते रहिएगा। कॉन्सिक्वेंटली द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज जो है वो सफिशिएंटली लार्ज नहीं है। अब अगर लार्ज होगी तो फोर्सफुली पेयरिंग होगी, बाय फोर्सिंग पेयरिंग and therefore low spin complexes or configurations are rarely observed. The G subscript is used for the octahedral and square planar complexes which have center of symmetry. Clear? Since tetrahedral complexes lack symmetry, G subscript is not used for energy level. देखो मैं फिर कह रहा हूं D के लिए G यूज होता है, लेकिन जब स्प्लिटिंग कर देते हो तब T2G EG के लिए G वर्ड यहां सिंबल यहां लेटर यहां यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर कलर की बात आ गई है। कॉम्प्लेक्सेस इसने कोई ज्यादा समझा ही नहीं है, तो इसमें D1 D2 से लेकर कॉन्फ़िगरेशन हमने समझ ली है। और 3 मैंने कहा था अनमोल रतन है हमारे पास, Ni+2 विद साइनाइड जो देख लें। तो हमें यहां दिखा कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या था जी? 3D8 4s0। यहां हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं साइनाइड जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेकर बैठा हूं तो कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इस अकॉर्डेंस में चलूंगा तो 1 2 3 4 ठीक हो गया, 5 6 7 8 ये होना चाहिए। जबकि हमें पता है कि जो निकल साइनाइड होल 4 -2 है, ये भाई साहब DsP2 हाइब्रिड है, और DsP2 हाइब्रिड को समझाने का एक ही तरीका आपके पास, फोर्सफुली पेयरिंग, और वो मैं आपको ऑलरेडी ये तीनों अनमोल रतन समझा चुका हूं VBT के थ्रू। ठीक है ना? तो हमें तो हमारा आंसर मिलना चाहिए क्लियर। तो उससे हमारा आंसर मिला कि VBT के थ्रू हम तीनों अनमोल रतन हम समझा सकते हैं। और भी मैं आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा, वो अभी थ्योरी कवर कर लें आप। उसके बाद कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब हम कलर्स की बात करेंगे, और ये चैप्टर फिर हमारा यूजेस और एप्लीकेशन के बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। उसने कहा जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज देयर वाइड रेंज ऑफ कलर्स। ये कलर इनका करेक्टर है। ये किसी भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का करेक्टरिस्टिक है। डी ब्लॉक इसके बाद आ रहा है आपके अगले वीडियो में। दिस मीन्स that some of the visible spectrum is being removed from the white light as it passes through the sample. लो जी, ये आपके पास विजिबल लाइट की बात हो रही है। ये किसी सैंपल पर हिट किया, उसमें से जो VIB GYUR है, एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब हो गया। मान लेते ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया। वर्डिंग सुने। दिस मीन्स दैट सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड। इसमें से एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को रिमूव कर लिया फ्रॉम व्हाइट लाइट एज इट पासेस थ्रू द सैंपल। ठीक होगी बात। सो द लाइट दैट इमर्ज
इज नो लॉन्गर व्हाइट। अब हमारे पास VIPGYOR रहेगा। तो इन 6 से मिलकर जो नया कलर आएगा वो पक्का व्हाइट तो नहीं होगा, व्हाइट तो इन सातों का मिक्सचर है। तो एक न्यू कलर ऑब्जर्व होगा। इसके लिए मैं जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इस चैप्टर में एक बुक है हमारे पास इनऑर्गेनिक की, JD ली, VIB BG YG YUR, VIB BG YG YUR, VIB BG YG YUR का कलर व्हील बनाता हूं। तो अगर यहां ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया है तो ऑरेंज कलर की अपीयरेंस कंपाउंड में दिखती है। ये कलर व्हील है। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कप्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब्ड, जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको बताया। द कप्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। जैसे हमारे पास इसके अंदर BG YG है और NCERT का अपना टेबल है एक। तो ग्रीन कलर अगर एब्जॉर्ब होगा तो कॉम्प्लेक्स बिकम्स रेड। तो अगर मेरे पास G एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है जी, तो रेड मेरे पास यहां इमिटेड कलर है, जनरेटेड कलर है, इमर्ज्ड कलर है। ठीक होगी बात। तो ग्रीन के जस्ट सामने है हमारे इस व्हील में भी अप्रोक्सीमेट रेड ही है। BG के आगे रेड है और YG के आगे वॉयलेट कलर है। तो NCERT का ग्रीन रेड इमिट होगा। फिर उसने एक टेबल बनाई है, NCERT टेबल बनाई है। उस NCERT की टेबल को मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। देखो एक NCERT की ये टेबल है जो मैंने पहले बनाई थी, उसमें तो बड़ा आसान था, VIB BG YG YUR। इसमें इन्होंने थोड़ा सा बकवास ज्यादा की हुई है, जो थोड़ा सा हल्का सा मुझे अजीब सा लगता है ये। क्योंकि जो मेरे पास कलर येलो यहाँ है, NCERT मेरे सामने लिखी हुई है, येलो है, येलो के सामने वॉयलेट कलर है, मैं इसकी बात मान गया, ठीक है, एग्रीड। वापस उसने पता है क्या हरकत की है, जो ब्लू ग्रीन है, यहाँ एक बार चलते हैं फिर इसका पर्दाफाश करेंगे। यहाँ ब्लू ग्रीन है, ठीक हो गया, इसके सामने रेड है, बात मान ली मैंने इसकी। येलो के बाद ब्लू ग्रीन, वाई के बाद बीजी, बीजी के बाद ब्लू आ गया, ब्लू के सामने येलो ऑरेंज है, यहां तक ठीक चल रहा है बिल्कुल। वाई बीजी ब्लू, वाई बीजी ब्लू, वाई बीजी ब्लू, वाई हो गया, फिर बीजी हो गया, फिर ब्लू हो गया, यहां तक ठीक है। उसके बाद यूवी कह रहा है जी नो इन विबग्योर, लेकिन सामने कौन सा कलर दे रखा है, पेल येलो, ठीक है ना। अब वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगला कलर रेड है, रेड हो गया, रेड के सामने ब्लू। अब पहले जो ब्लू ग्रीन था उसका रेड है और रेड का ब्लू है। उसके बाद तो और खतरनाक कमाल है, उसने कहा जी ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन सेकंड नंबर पर भी दिया था, ब्लू ग्रीन वापस दे दिया इस साइड में, और उसके सामने मेरा कलर ब्लू ग्रीन के सामने रेड था, और यहां उसने क्या दे दिया, ब्लू ग्रीन के सामने वॉयलेट कलर दे दिया, और वॉयलेट के सामने क्या था, येलो था। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है जो मुझे समझ में आ रहा है। ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन और खींच लें। एक लाइन खींचने में सबसे पहले हम एब्जॉर्ब्ड वाले कलर लिख लें। येलो दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है जी। ब्लू ग्रीन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है जी। उसके बाद ब्लू दिख रहा है, हाँ जी। यूवी दिख रहा है, हाँ जी। उसके बाद रेड पे चले जाए एंड देन फिर आप लोग चले जाए ब्लू ग्रीन पर। ये लो जी ब्लू ग्रीन पे चले गए, ब्लू ग्रीन पे गए, यू एब्जॉर्ब्ड कलर कर लेना, ये क्लॉकवाइज चलते हुए एब्जॉर्ब्ड कलर कर लेना, ठीक है जी। तो उसके सामने जो आएंगे वो इसके इमिटेड कलर होने वाले हैं। येलो हुआ, बीजी हुआ, ब्लू हुआ, यूवी हुआ, देन रेड हुआ, एंड देन फाइनली आपके पास ब्लू ग्रीन वापिस आ रहा है। ब्लू ग्रीन के जस्ट सामने उसने वॉयलेट कलर वापिस लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो कुछ कंट्रोवर्शियल है लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी लिख रही है तो हम इसको एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा वाला जो व्हील था, VIB BG YOR था, वो आसान था, समझना आसान था उसको ना। फिर उन्होंने कहा है कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रेडली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ CFT, ठीक है, CFT से समझाएंगे। कंसिडर फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स TiH2 होल 6+3, टाइटेनियम भाई साहब आ गए, +3 में आ गए, ठीक हो गया। स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम 21 नंबर पे, टाइटेनियम 22 नंबर पे। तो टाइटेनियम जब हमने लिखा तो 3D2 4s0 लिख दिया, वैसे 3D2 4s2 होता है, तो टाइटेनियम बन गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ 2 बचे, ऊपर के तीनों खाली पड़े हुए हैं। द कॉम्प्लेक्स
+3 था, सॉरी, ये यहां भी 1 आ जाएगा, ये मेरी गलती है। चलो, तो इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक होगी बात, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, और ये वॉयलेट कलर का एक कंपाउंड है। तो पीछे जो हमारी टेबल थी उसके अकॉर्डिंगली वॉयलेट अपीयरेंस के लिए येलो एब्जॉर्ब करेगा या फिर ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा। वॉयलेट येलो एब्जॉर्ब करेगा या ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा। विच इज वॉयलेट इन कलर, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सबको पता है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, सबको पता है। द मेटल d ऑर्बिटल इज इन द T2G लेवल। पानी था तो इसको हम कम रख सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, ये आपके पास T2G लेवल में, ये EG लेवल में। इन द मेटल d ऑर्बिटल is in the T2G level in the ground state of the complex. The next higher state available for the electron is the empty EG level. सब कुछ आसान है, फोटो से समझ में आ सकता है। If light corresponding to the energy of blue green region, मैंने आपको क्या बताया था उस टेबल में, ब्लू ग्रीन रीजन में अगर हो, अगर ये एब्जॉर्ब करता है, और वर्डिंग उसने सुनी, एक बार फिर पढ़ूं उस वर्डिंग को, इफ वर्ड लगाया उसने, ठीक है ना। If light corresponding to the energy of blue-green region, okay, is absorbed by the complex, it would excited the electron from T2G level to EG level. Consequently, compound or complex appears violet in color. The crystal field theory attributed the color of coordination compounds due to the DD transition of the इलेक्ट्रॉन्स। और 2022 में उसने मेरे से लीगेंड अलग अलग लिखकर वो जो एब्जॉर्ब्ड लाइट था उसका ऑर्डर पूछा हुआ था। अगर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन पूछ ले तो ई, लीगेंड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली है, और वेवलेंथ पूछ ले तो लैम्डा इनवर्स है। ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम लोग। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और वो कलरफुल दिखना शुरू हो गया है। तो मेन टारगेट है, बच्चे बार बार पूछते हैं सर वो टेबल ऑफ एनसीईआरटी याद करनी है कि नहीं करनी है। भाई साहब हल्की सी कंट्रोवर्शियल है, क्लियर ना। मेरा वाला जो व्हील है, VIB BG YG YOR, VIB BG YG YOR। और अब आप सुने पीछे क्या लिखा उसने, कि उसने ब्लू ग्रीन रीजन से एब्जॉर्प्शन किया है, ब्लू ग्रीन रीजन से, और ब्लू ग्रीन के जस्ट अपोजिट में कैसा कलर पड़ा हुआ है, रेड कलर पड़ा हुआ है, विच इज वॉयलेट इन कलर। तो जस्ट इसका पड़ोसी वॉयलेट है, तो एडजेसेंट सा कलर आप मिलता जुलता, जैसे आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ का जो 12वीं में क्वेश्चन आता है, उसको हल्का फुल्का हर बुक ने एक रेंज दे रखी है, वही ब्लू ग्रीन के पड़ोस में रेड और वॉयलेट था, दैट्स वाई उसको आप याद कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन का वॉयलेट भी दे रखा है, और इसके अलावा ब्लू ग्रीन का रेड भी दे रखा है। तो ब्लू ग्रीन का मेरे पास रेड भी है और ब्लू ग्रीन का मेरे पास वॉयलेट भी। एनसीईआरटी खुद लिखती है भाई, ब्लू ग्रीन का वॉयलेट भी और ब्लू ग्रीन का रेड भी है। दो कलर उसने एब्जॉर्ब में ही ब्लू ग्रीन दिया हुआ है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में रेड और वॉयलेट दोनों दिए हुए। तो मेरा व्हील बिल्कुल ठीक है, और एनसीईआरटी फॉलो कर ही रहे हैं, हम कहां मना कर रहे हैं, है ना। देखो बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी है, अगर लीगेंड ना हो, ठीक है, नहीं है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी, डीडी स्प्लिट नहीं होंगे, कंपाउंड कलरलेस होगा। इसी TiH2O होल 6Cl3 को अगर हम हीट कर दें, TiH2O होल 6Cl3 को, TiH2O होल 6Cl3 को अगर हम हीट कर दें तो ये भाई साहब कलरलेस हो जाएंगे, ये भाई साहब कलरलेस हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiH2O होल 6Cl3 ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस। सिमिलरली एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का, लीगेंड ही नहीं है भाई साहब, लेकिन जैसे इसमें लीगेंड एंटर हुआ, अब सारे स्मार्ट हो, ये फिर आपका ब्लू कलर का हो गया है, ये आपके ब्लू कलर का। द influence of the ligand on the color of complex may be illustrated by considering the NeH2O whole 6 plus 3 plus 2। ठीक हो गया जी।
विच फॉर्म्स व्हेन निकल 2 क्लोराइड इज डिसॉल्व इन वाटर। निकल क्लोराइड को जब पानी में आप डालते हो तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। विच फॉर्म्स व्हेन निकल 2 क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इफ द डाइडेंटेट लिगेंड इथेन 1,2-diamine इज प्रोग्रेसिवली एडेड इन द मोलर रेशियो En nickel 1:1, 2:1, 3:1, the following series of reactions and their associated association of color changes। जैसा कि उसने मेरे को निकल H2O6 में पहला 1 मोल, फिर 2 मोल, फिर 3 मोल, ठीक है। कंपाउंड में 2 पानी गए, ठीक हो गया। +2 में कोई चेंज नहीं, ये 4 हो गया। Ni है H2O ट्वाइस, En ट्वाइस हो गया, फिर निकल H2O पूरे उड़ गए, En थ्राइस आ गया। और एनसीईआरटी लिखती है कि इसके कलर में उसी अकॉर्डेंस में चेंज भी आ रहा है। पहला वाला पेल ब्लू था, दूसरा वाला ब्लू या पर्पल था, तीसरे वाला वॉयलेट कलर का हो गया। तो जैसे जैसे पानी हटता जा रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे पानी का रिमूवल होता जा रहा है, इथाइलिन डायमाइन एंट्री करता जा रहा है, तो भाई साहब स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही है। और यही क्वेश्चन 2022 में थोड़ा सा टेक्निकली पूछ लिया गया। कलर में चेंज है, हाँ है। लैम्डा में चेंज है, हाँ है। स्प्लिटिंग में भी चेंज है, हाँ है। ये 2022 का क्वेश्चन था जो यहां एनसीईआरटी से उसने उठा रखा है। कलर ऑफ सम जेमस्टोन्स आपने देखे होंगे, कुछ जेमस्टोन लोग फिंगर्स में पहनते हैं अपने। The color produced by electronic transition with the d orbital of a transition metal and occurs frequently in everyday life, ruby red, ruby red। तो रूबी रेड है क्योंकि रूबी Al2O3 है, क्लियर। उसमें 0.15 से 1% तक क्रोमियम +3 है। रूबी रेड याद रखें, रूबी रेड ये ओरिजिनली Al2O3 है और इसके अंदर हम क्या रखते हैं जी, 0.5 से 1% तक क्रोमियम +3 है। 3d3 कॉन्फ़िगरेशन विच आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोजीशन नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय Al+3। तो Al+3 को हटा हटा कर क्रोमियम +3 जैसे एलम में आते हैं ना वैसे आ रखे। वी में व्यू दिस क्रोमियम 3 स्पीसीज एज ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्सेस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एल्यूमिना लैटिस। एल्यूमिनियम +3 को हटा हटाकर क्रोमियम +3 आ रखे। डीडी ट्रांजिशन एट दी सेंटर गिव राइज टू द कलर। तो रूबी रेड की वजह आपको बताइए कि Al2O3 गया, Al2O3 का एल्यूमिनियम +3 गया, क्रोमियम +3 आया ऑक्टाहेड्रल साइड्स में और इसको रेड कलर का कर दिया। एमरल्ड ग्रीन लोग जनरली आप इस छोटी वाली फिंगर में पहने हुए देखोगे, एमरल्ड ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन इन एमरल्ड। In emerald green, chromium +3 ions occupy octahedral sites in the mineral beryl। बेराइल आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिल जाएगा, Be3 Al2 Si6O18 3 to 6, 3 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18। पहले आप इतना सीख लें, क्लियर है। ये बेसो लिखा हुआ है, क्लियर। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ये बेराइल है। बेराइल में एल्यूमिनियम +3 हमारा हटा और क्रोमियम +3 आया था। एब्जॉर्प्शन बैंड सीन इन द रूबी शिफ्ट्स टू लॉन्गर वेवलेंथ नेमली येलो, रेड एंड ब्लू causing emerald to transmit light in the green region। जो हमारा जेमस्टोन रूबी है वो रेड कलर का है, एमरल्ड ग्रीन कलर का है, और जो हमारा रूबी है वो क्रोमियम +3 की वजह से और एमरल्ड भी क्रोमियम +3 की वजह से है। क्रोमियम +3 ऑक्टाहेड्रल साइट्स में गया हुआ है, जबकि वहां देखें वी मे व्यू दैट क्रोमियम +3 स्पीसीज एज ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम +3 कॉम्प्लेक्सेस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रोमियम एल्यूमिनियम लैटिस। एल्यूमिनियम लैटिस में क्रोमियम +3 जाता चला गया और उससे उसका कलर रूबी में रेड और एमरल्ड में ग्रीन हो गया। अब लिमिटेशन की बात कर ले तो मेरे को ना इसमें पूरा पढ़ने के बाद एक ही लिमिटेशन समझ में आता है। ये कह रहा है कि ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन जब मैं एग्जैक्टली बात पढ़ता हूं तो साफ दिख रहा है मुझे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पावरफुल लिगेंड था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में।
तो फिर एक न्यूट्रल, एक ताकतवर लिगेंड कैसे हो गया? द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुली इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये इसके प्रशंसा की हुई है। फ्रॉम द assumption that the ligands are point charge, यहां से बुराई शुरू करेगा कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इट फॉलोज दैट एनायनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। लेकिन जब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हो, उसमें क्या था, इस बार स्टूडेंट क्लास से फ्री हुए सारे सारे नेगेटिव कहां पड़े हुए, पीछे पीछे पड़े हुए, वीक में पड़े हुए। द एनायनिक लिगेंड एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट डजंट टेक into account the covalent character of bonding। इसमें कोवेलेंट तो बोला ही नहीं इसने, लेकिन समझा आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहे हो between the ligand and CMI। these are some of the weakness of CFT, जिसको फर्दर हम LFT और MOT वगैरह में एक्सप्लेन करते हैं। वो कह रहा है कि सिलेबस से बाहर की बात है। उसके बाद फिर हमें 9.5 में दो हमारे मोल रतन दिए, 9.6 में भी दोनों मोल रतन दिए, 9.7 में पानी आयरन +3 के साथ और आयरन +3 के साइनाइड दिया, 9.8 में कोबाल्ट के साथ अमोनिया, निकल के साथ अमोनिया दिया। उसने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ है। फिर उसके बाद 9.9 में PTCN होल फॉर -2 का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। फिर 9.10 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, जिसमें उसने हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन कंटेन्स 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसको समझाने के लिए बोला हुआ है। तो ये 9.5 से लेकर 9.10 तक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में जा रहे हैं। उसके बाद फिर बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल्स है, क्लियर। एंड देन आफ्टर इंपॉर्टेंस की बात है, तो इसका हम 20 मिनट का अलग से वीडियो बना देंगे एक, क्लियर। उस पर थोड़े क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे ना, फिर डबल बेनिफिट हो जाएगा। तब तक आप CFT का लेक्चर बार बार सुने, उससे आपको जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। फिर उसके बाद हमारा टारगेट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स हो जाएगा। ठीक है जी।